प्रिय विद्यार्थियों, शुभ संध्या। मैं शालिग्राम तिवारी, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक हिंदी, केंद्रीय विद्यालय राजगीर से आप सभी के समक्ष हिंदी व्याकरण के अंतर्गत कक्षा 9वीं एवं 10वीं के लिए हिंदी निबंध लेखन विषय पर चर्चा करने के उद्देश्य से एक बार पुनः उपस्थित हूँ। प्यारे बच्चों, इस कालांश में हम सभी निबंध की परिभाषा, उसकी विशेषताएं, प्रकार, निबंध के अंग एवं एक आदर्श निबंध को उदाहरण के साथ समझने का प्रयास करेंगे। प्यारे बच्चों, आइए सबसे पहले हम सभी निबंध कहते किसे हैं, इसके बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं। निबंध गद्य लेखन की एक ऐसी विधा है, विधा का मतलब माध्यम, तरीका है, जिसमें लेखक अपने विचारों को, भावों को सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध तरीके से पाठकों के सामने रखता है, अपने पढ़ने वालों के सामने रखता है। निबंध शब्द वास्तव में दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, नि प्लस बंध। इस प्रकार इसका अर्थ हुआ कि भली प्रकार बंधी हुई रचना, अर्थात नियोजित तरीके से बंधी हुई रचना को ही हम निबंध कहते हैं। अतः वह रचना जो विचार पूर्वक क्रमबद्ध रूप से लिखी गई हो, उसे हम निबंध की श्रेणी में रख सकते हैं। कुछ विद्वानों ने निम्नलिखित प्रकार से निबंध को परिभाषित करने का प्रयास किया। आइए बच्चों, हम उन सभी परिभाषाओं से परिचय प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। किसी एक विषय पर विचारों को क्रमबद्ध तरीके से सुंदर, सुगठित और सुबोध, अर्थात आसानी से समझ में आने योग्य भाषा में लिखी गई रचना को हम निबंध कहते हैं। अनेक विद्वानों द्वारा निबंध शब्द की पृथक पृथक व्याख्या की गई है। जैसे निबंध अनियमित, असीमित और असंबद्ध रचना है। परंतु यह असीमित, असंबद्ध और अनियमित रचना बड़े स्तर हेतु मान्य है। द्वितीय परिभाषा पर विचार करते हैं। निबंध वह लेख है जिसमें किसी गहन विषय पर विस्तृत और पांडित्यपूर्ण विचार किया जाता है। यह भी स्तर अनुकूल बातें हैं। तीसरी परिभाषा, यह बड़े बड़े व्याकरण विदों ने परिभाषा दी हुई है, तो यह उनके बुद्धि क्षमता के अनुरूप दिए गए हैं। तीसरी परिभाषा, मन की उन्मुक्त उड़ान निबंध कहलाती है। मानसिक विश्व का बुद्धि विलास से संबंध निर्धारित करना ही निबंध कहलाता है। अर्थात मन में चलने वाली भावनाओं को बुद्धि के साथ संबंधित करके शब्दों का जामा पहनाना ही निबंध कहलाता है। पांचवा वाक्य आप देख सकते हैं। सीमित समय और सीमित शब्दों में क्रमबद्ध विचारों की अभिव्यक्ति ही निबंध है। यह सबसे सटीक परिभाषा है। अर्थात हमें कम समय में और कम से कम शब्द में यदि व्यापक अर्थबोध हो जाता है चयनित विषय के संबंध में, तो वह निबंध की श्रेणी में आदर्श तरीके से रखे जा सकते हैं। आइए बच्चों, अब हम सभी निबंध लेखन से पूर्व किन किन बातों पर ध्यान रखना आवश्यक है उस पर चर्चा कर लेते हैं। एक अच्छे निबंध लिखने के कुछ पैमाने हैं जो निम्नलिखित हैं। एक सूत्रता निबंध का आधार है। सूत्र का मतलब होता है धागा, अर्थात जिस प्रकार हार के दाने एक सूत्र में क्रमशः गुथे होते हैं, उसी प्रकार विचार रूपी दाने
इस पैमाने पर गुथे होते हैं। यहाँ एक सूत्रता से तात्पर्य दिए गए विषय को क्रम अनुसार और सुव्यवस्थित ढंग से लिखने से है। अपने विचारों को क्रमबद्ध तरीके से सुंदर व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाना, इस निबंध लेखन के पूर्व विषय पर भली भांति विचार करना आदि इसके प्रमुख ध्यान रखने योग्य बातें हैं। एक सूत्रता के लिए सबसे पहले हमें निबंध को शीर्षकों में बांट लेना चाहिए, अर्थात हम निबंध के विभिन्न भागों को उनके शीर्षकों के अनुसार, हेडलाइंस के अनुसार बांटकर विभाजित कर लेना चाहिए। तत्पश्चात इन शीर्षकों को उप शीर्षकों में अर्थात सब टाइटल्स में भी बांट लेना चाहिए, जिससे हम अपने विचारों को उस उप शीर्षक पर केंद्रित होकर अपनी बातों को रख सकें, ताकि वह विषयांतर न हो सके। उप शीर्षकों में ना बांट पाओ तो कम से कम निबंध को आरंभ, मध्य भाग और उपसंहार, इन 3 शीर्षकों में तो अवश्य ही बांट लेना चाहिए। प्यारे बच्चों, इसके पश्चात इससे पूर्व जो आपको ध्यान रखने की बातें बताई गई वह उसका स्वरूपगत ढांचा है। अब हम उसके भाषाई और विचारगत ढांचा से अवगत कराने का प्रयास करते हैं। निबंध की भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। कई पांडित्य दर्शाने के लिए कठिन से कठिन साहित्यिक शब्दों का समावेश करते हैं, जो कि पाठकों को, ये समझने वालों को समस्या से पूर्ण नजर आती है। दूसरा, शब्द सीमा का ध्यान रखा जाना चाहिए, अर्थात हम कभी कभी वाक्य को इतना बढ़ा लेते हैं कि कर्ता के अनुसार वाक्य की समाप्ति होनी चाहिए, यह भी भूल कर जाते हैं। तीसरा, विचारों की पुनरावृत्ति से बचना चाहिए। यदि हम कभी अपने एक प्रकार के विचार को कहीं दर्शा चुके हैं तो उसका दोहराव अन्य किसी भी तरीके से नहीं होना चाहिए। लिखने के बाद उसे पढ़ना अवश्य चाहिए, जिससे उसमें आवश्यक सुधार किए जा सकें। भाषा संबंधी त्रुटि से जरूर बचना चाहिए, क्योंकि इससे अर्थ के अनर्थ भी हो जाते हैं। वर्तनी शुद्ध होनी चाहिए। मात्रागत दोष जो पाए जाते हैं, जिससे शब्दों के अर्थ में परिवर्तन हो जाता है, जैसे दिन और दीन, अर्थ आप जानते हैं। एक का अर्थ होता है वार और दूसरे का अर्थ होता है गरीब। विराम चिन्हों का उचित प्रयोग किया जाना चाहिए। विराम चिन्हों के गलत प्रयोग से पूरा अर्थ परिवर्तित हो जाता है। जैसे आप सभी उदाहरण जानते हैं, एक बार एक बुढ़िया अखबार पढ़ रही थी। उन्होंने अखबार में देखा, आज भारत को बंदर खा जाएगा, और यह हेडलाइंस पढ़कर उस बुढ़िया ने अफवाह फैला दिया। सभी लोग अचंभित हो गए, आज भारत को बंदर कैसे खा जाएगा। तो यहाँ उन्होंने वर्णगत त्रुटि की, जिसके कारण हुआ ये कि आज भारत को बंद रखा जाएगा, यह ना होकर बंदर खा जाएगा हो गया। इसी प्रकार विराम चिन्हगत त्रुटि यह है, रोको मत जाने दो। इसमें यदि हम बाद में विराम चिन्ह लगाते हैं तो रोको मत जाने दो। तो इस प्रकार के काफ़ी उदाहरण से आप परिचित हैं। अगले वाक्य की ओर जाते हैं, जिसमें ध्यान रखने योग्य बातें हैं।
कोई उपयुक्त कथन याद हो तो उसे यथास्थान जोड़ना चाहिए, अर्थात विषय के अनुकूल हम यदि अपने भावों को अभिव्यक्त कर रहे हैं और उसी समय कोई प्रसिद्ध उक्ति या कथन महानुभावों के वचन याद आ जाते हैं तो हमें उन्हें उचित स्थान प्रदान करना चाहिए, जिससे निबंध की सुंदरता और अधिक बढ़ती है। आइए बच्चों, हम निबंध के प्रकार से अवगत हो जाते हैं। निबंध कितने प्रकार के होते हैं? निबंध वैसे तो कई प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन अकादमिक दृष्टिकोण से यदि देखें तो निबंधों को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जा सकता है। जैसे निबंध के प्रथम प्रकार में है बच्चों वर्णनात्मक निबंध। इस प्रकार के निबंधों में किसी स्थान, त्यौहार, प्राकृतिक दृश्य, पर्यटन स्थल, यात्रा, मेला, घटना आदि का वर्णन किया जाता है। दूसरा प्रकार है बच्चों विवरणात्मक निबंध। नाम से ही स्पष्ट है, विवरण देना। इस प्रकार के निबंधों में किसी विशेष घटना, संस्मरण का तात्पर्य सम्यक स्मरण, अर्थात जिस किसी घटना को हम भली भांति याद रख पाए हैं वह संस्मरण कहलाता है। काल्पनिक घटनाओं आदि का वर्णन किया जाता है। तीसरा प्रकार है प्रिय बच्चों भावात्मक निबंध। ऐसे निबंधों में मन में उपजने वाले भावों का भावपूर्ण वर्णन किया जाता है, जैसे द्वेष, आलोचना, मित्रता, क्रोध, प्रेम आदि। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अधिकांशतः मनोविकार संबंधी निबंध इसी श्रेणी में रखे जाते हैं, श्रद्धा, भक्ति आदि। विचारात्मक निबंध। इस प्रकार के निबंध में विचारों और तर्कों की प्रधानता होती है, जो कि साहित्य, समाज, धर्म, दर्शन, अध्यात्म आदि विषयों का वर्णन करने के दृष्टिकोण से बहुत ही उपयोगी होता है। पांचवें प्रकार के रूप में आप कह सकते हैं बच्चों उक्ति या किसी कथन पर आधारित निबंध। ऐसे निबंधों में मुहावरे, लोकोक्ति या कोई प्रसिद्ध पंक्ति का कथन लेकर निबंध की रचना की जा सकती है, जैसे कर भला तो हो भला, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, दया धर्म का मूल है, क्रोध बैर का आचार या मुरब्बा है आदि उक्तियों को आप निबंध के रूप में नियोजित कर सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आइए अब हम जानने का प्रयास करते हैं कि आदर्श निबंध लेखन के लिए हमें उसमें किन किन अंगों को ध्यान में रखने की आवश्यकता होती है। मुख्यतः निबंध के 4 अंग होते हैं। प्रथम शीर्षक, द्वितीय प्रस्तावना, तृतीय विषय का विस्तार और चौथा है जो अंतिम है और महत्वपूर्ण उपसंहार। आइए बच्चों क्रमशः हम इन सबको समझने का प्रयास करते हैं। शीर्षक। निबंध को रोचक बनाने के लिए शीर्षक का आकर्षक होना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि हम जब भी कोई रचना पढ़ते हैं बच्चों तो सबसे पहले हम शीर्षक देखकर ही अंदर घुसने की ज़रूरत समझते हैं, क्योंकि वो लुभावना लगता है। कई बच्चों को रहस्यात्मक शीर्षक पसंद आते हैं, कई बच्चों को खेल से संबंधित शीर्षक पसंद आते हैं। तो ये शीर्षक है जो पाठकों को उस विषय के अंदर प्रवेश करने के लिए मजबूर करता है, बाध्य करता है, जिससे निबंध को पढ़ने में पाठकों को उत्सुकता और जागरूकता दोनों ही बढ़ जाती है। किसी भी निबंध में शीर्षक ही लेखकों को ख्याति दिलाने में सहायक होता है। शीर्षक जितना मजबूत होगा उतना ही पाठक का आकर्षण भी उसकी ओर मजबूती से बढ़ेगा और पाठक उतनी ही देर और मैं तो कहूँ समाप्ति तक वह उस लेख से हटे ना। प्रिय विद्यार्थियों, अब बात करते हैं शीर्षक के पश्चात प्रस्तावना की।
जिस तरह किसी मकान को बनाने में नींव की आवश्यकता होती है और जितना मजबूत नींव आप रखोगे उतना ही मजबूत और लंबे समय तक टिकने वाला मकान आश्रय आपको प्राप्त होगा। तो उसी प्रकार प्रस्तावना भी निबंध के लिए नींव की तरह कार्य करता है। प्रस्तावना अत्यंत संक्षिप्त होनी चाहिए, परंतु उस संक्षिप्तता में ही संपूर्ण निबंध का सार समाहित हो जाना चाहिए। संक्षिप्तता का तात्पर्य छोटे रूप में। निबंध में सबसे पहले हम किसी श्लोक या सूक्ति या किसी महान पुरुषों के द्वारा कहे गए वक्तव्यों का प्रयोग कर निबंध की सुंदरता में चार चांद लगा सकते हैं। प्रस्तावना का संबंध हमेशा सीधे शीर्षक से जुड़े होना चाहिए। हमें कभी भी प्रस्तावना में निबंध के अन्य अंगों जैसे विस्तार के अंतर्गत जो समस्या, निदान, कारण, दुष्परिणाम, इन सब का समावेश नहीं करना चाहिए। प्यारे बच्चों, आइए अब हम निबंध के अंतर्गत विषय का विस्तार जो मध्य भाग है और कहा जाए यह प्राण है किसी भी निबंध का, इस पर चर्चा करते हैं। इसमें हम विषय विस्तार को 3 से 4 भागों में अनुच्छेद के रूप में लिखते हैं, अलग अलग पैराग्राफ में, और प्रत्येक अनुच्छेद में शीर्षक को ध्यान में रखकर अपनी बातें लिखी जाती हैं। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि निबंध लेखन करते समय किसी भी प्रकार का दोहराव न होने पाए। उदाहरण स्वरूप और, तथा, एवं, व आदि पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग हम एक ही शब्द को बार बार न इस्तेमाल कर उनके पर्यायवाची शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यह दोहराव जो होता है किसी भी आदर्श निबंध की श्रेष्ठता में धब्बे के समान काम करता है, यह उसके आकर्षण को कम कर देता है। अतः हमारे शब्दकोश में एक समृद्ध परंपरा होनी चाहिए। आइए बच्चों, अब हम निबंध के अंतिम अंग और महत्वपूर्ण अंग उपसंहार से परिचित होते हैं। उपसंहार में हम संपूर्ण निबंध का सार लिखते हैं। यह निबंध का सबसे अहम और अंतिम भाग होता है, यह निचोड़ होता है। इसमें ही निबंध के प्रारंभ से अंत तक के सभी तथ्यों का समावेश होता है। इसे हमें संक्षिप्त रूप में लिखना होता है और उपसंहार में हम संदेश के माध्यम से पाठक को निबंध का सार समझाते हैं, अपना उद्देश्य उन तक पहुंचाते हैं। आइए बच्चों, अब हम एक आदर्श निबंध का उदाहरण आप सभी के समक्ष रखते हैं। उदाहरण स्वरूप हम ले रहे हैं निबंध काला धन। शीर्षक से ही अवगत हो चुके हो आप कि काला धन किस प्रकार से और किन किन चीज़ों से युक्त तथ्यों पर वर्णन के लिए सहायक होगा। पहले बात कर लेते हैं इसकी भूमिका पर। भूमिका, आरंभ या प्रस्तावना। तो भूमिका जो होती है, निबंध का आरंभ सशक्त व प्रभावशाली होना चाहिए। आरंभ में विषय का अर्थ किसी उक्ति अथवा कविता की पंक्ति का प्रयोग करके करना चाहिए। यहाँ पर काला धन विषय का अर्थ स्पष्ट करते हुए विषय के महत्व को स्पष्ट किया जा सकता है। जैसे आप देख रहे हैं, काला धन वह धन है जिसे सरकारी टैक्स की अदायगी से बचने के लिए अत्यंत गुप्त और गोपनीय बनाकर रखा जाता है। इस धन को कहीं भी लिखित रूप से उजागर नहीं किया जाता है। बहुत ही सटीक परिभाषा और सरल शब्दों में आप तक इसे पहुंचाने का प्रयास किया गया। आइए बच्चों, अब हम बात कर लेते हैं। ऐसे ही आप इसका और विस्तार अपने शब्दों में दे सकते हैं, यह केवल उदाहरण स्वरूप है। अब बात करते हैं इसके मुख्य भाग की।
विषय से संबंधित हर मुद्दे को अब विस्तार पूर्वक स्पष्ट करना है अलग अलग अनुच्छेदों में। विषय से संबंधित गुण और दोष का भी यहाँ वर्णन किया जाना है, उसके निवारण के तरीके भी आपको बताने हैं, और बीच बीच में हम यथा योग्य यथा संभव महान व्यक्तियों के कथनों और सूक्तियों आदि का प्रयोग करके उसे स्पष्ट करने का प्रयास कर सकते हैं। आइए बच्चों देखते हैं इसका मुख्य भाग। कालाधन निबंध के मुख्य भाग को हम निम्नलिखित उपशीर्षकों में विभाजित कर विस्तार से समझ सकते हैं। क्या है बच्चों इसके उपशीर्षक? पहला, कालाधन जमा क्यों और कैसे किया जाता है। फिर आप देखेंगे काले धन का इस्तेमाल लोग किस लिए करते हैं। अब तीसरा रहेगा काले धन से होने वाले दुष्परिणाम। तो पहले उपशीर्षक पर हम चर्चा करने का प्रयास करते हैं बच्चों। धार्मिक संस्थानों को, शिक्षण संस्थाओं आदि को दिए जाने वाले चंदे के रूप में हम काले धन को जमा होते देख सकते हैं। सट्टेबाजी, क्रिकेट इत्यादि खेलों के क्षेत्र में भी हम काला धन जमा होते देख सकते हैं। शेयर बाजार की नकली कंपनियों द्वारा लोगों को जालसाजी का शिकार करते हुए भी हम काला धन इकट्ठा करते हुए देखते हैं। सोना, चांदी, हीरे, जवाहरातों, बहुमूल्य पत्थरों, भूमि, मकान, खनन से प्राप्त होने वाले जो बहुमूल्य खनिज हैं, अयस्क हैं, व्यापारिक परिसंपत्तियां हैं आदि के रूप में भी हम काले धन को इकट्ठा करने वाले लोगों को देख सकते हैं। तो इस प्रकार काला धन जमा किया जाता है अपने लाभ के उद्देश्य से, और उसकी परिभाषा में आपको बताया जा चुका है कि इसका कहीं भी लिखित विवरण देने से बचने का प्रयास किया जाता है। प्यारे बच्चों, आइए अब हम जानते हैं कि काला धन इस्तेमाल में कैसे लाया जाता है, लोग किस लिए करते हैं काले धन का इस्तेमाल। तो आप देख रहे हैं राजनीतिक पार्टियों द्वारा चुनावों के समय में, चुनाव के दौरान जब रैली निकाली जाती है तो उस दौरान वोट खरीदने के नाम पर कई राजनीतिक दल इस प्रकार के कृत्य करते पाए जाते हैं। अवैध कारोबारी, गैर कानूनी व्यापार चलाने वाले इसका इस्तेमाल करते हैं। नशे के व्यापार में लिप्त लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, और ऐशो आराम के सामान जुटाने के लिए जो गलत तरीके से अपने जीवन को खुशियाँ देना चाहते हैं, सुखमय बनाना चाहते हैं, उन लोगों के द्वारा भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। आइए बच्चों हम जानने का प्रयास करते हैं काले धन से होने वाले दुष्परिणाम क्या क्या हैं। इसका सबसे खतरनाक दुष्परिणाम तो यही है बच्चों कि देश की अर्थव्यवस्था इससे जर्जर होती है, देश के ही निवासियों के द्वारा। अमीरी और गरीबी के बीच का जो खाई है वो और अधिक से अधिक बढ़ते जा रहा है, और वर्ग विषमता अर्थात दो वर्गों के बीच में टकराव की स्थिति हमेशा बनी रहती है। देश के समुचित विकास में रुकावट होती है। यह एक गलत उदाहरण प्रस्तुत करता है भावी पीढ़ी के लिए। प्यारे बच्चों, आइए अब हम जानते हैं कि इस निबंध का समापन कैसे किया जाए। उपसंहार यानी निष्कर्ष, सारांश। उपसंहार में प्रभावशाली बात कहना अनिवार्य है, क्योंकि इसमें आप संदेश देते हुए अपने उद्देश्य को पाठकों तक पहुंचाते हुए इसका समापन करना चाह रहे हैं। यदि कोई समस्या के बारे में निबंध है तो उसका समाधान देते हुए निबंध का अंत कर सकते हैं। सारे निबंध का सार उसमें आ जाना चाहिए। किसी उक्ति अथवा कविता की पंक्ति का प्रयोग करना चाहिए। वर्तमान में एक नई विधा, एक नई तकनीक विकसित हुई है निबंध लेखन के क्षेत्र में कि उपसंहार में समाधान देते देते कोई प्रश्न छोड़ जाता है लेखक, और वही प्रश्न पाठकों को झकझोरता है, उसे जगाता है कि इसके लिए कौन से समाधान हमारे द्वारा चयन करना, अपने विवेक से चयन करना उचित होगा। तो ये बहुत ही उन्नत विधा के रूप में सामने आ रही है। काला धन निबंध समस्यात्मक विषय होने के कारण
इस समस्या का समाधान देते हुए उपसंहार हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। काला धन रोकने के उपाय। हम किस प्रकार काले धन के बढ़ते कदम को रोक सकते हैं। चुनावों में बड़ी कंपनियों पर चुनाव में राजनीतिक दलों को चंदा देने पर रोक लगाकर हम काले धन के व्यापार को रोक सकते हैं। चुनाव में बेहिसाब खर्च की प्रवृत्ति पर रोक लगाकर भी हम काले धन को फैलने से रोक सकते हैं। काले धनदारियों से और काले धनधारियों से यह अपेक्षा करना कि वे स्वतः तथा स्वेच्छापूर्वक अपने काले धन को प्रकट कर दें। इसके लिए हमें कानून व्यवस्था को और अधिक सशक्त करने की आवश्यकता है, जो आमतौर पर हमें देखने को भी मिलता है। तस्करी की रोकथाम। भारत से बाहर जितना भी धन भारतीयों का है उसे राष्ट्रीय संपत्ति घोषित कर दिया जाना चाहिए। इससे कोई भी विदेशी बैंक उस पैसे को अपने पास नहीं रख पाएगा और हमें अपने देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में मदद मिलेगी। प्यारे बच्चों, उपर्युक्त सभी बातों का यदि आप सभी ध्यान रखते हैं तो एक प्रभावशाली और आकर्षक निबंध लिख सकते हैं। वैसे भी किसी ने कहा है कि गहरे पानी में बैठने से ही मोती प्राप्त होता है। अर्थात जितना तुम शब्दों के सागर में गहराई में गोता लगाओगे उतना ही शब्दों का भंडार आपको समृद्ध रूप से प्राप्त हो जाएगा। अतः नित्य अभ्यास, नित्य नवीन वाचन और नित्य लेखन निबंध लेखन की कुंजी हैं। जितना अधिक प्रयास उतना प्रभावशाली लेखन आपका निखर कर सामने आएगा। प्रिय विद्यार्थियों, आशा करता हूँ कि आप सभी को प्रस्तुत कालांश अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप सभी का धन्यवाद।